वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के न्यू एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 5 यानी कि एक्सप्लोरिंग फोर्सेज का रिवीजन करेंगे। हम जो रिवीजन करेंगे वो हमारे डिजिटल नोट्स के थ्रू होंगे जो मैंने प्रिपेयर किए हैं इस चैप्टर के। ध्यान रखिएगा, बाकी चैप्टर के भी अगर आपको नोट्स से रिवीजन करना है तो उसका भी लिंक आपको पूरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे भी जाइएगा, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। बात करें सबसे पहले फोर्स होता क्या है, तो फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या होता है? किसी भी बॉडी पे लगने वाला पुश या पुल, जो हर बुक में लिखा रहता है। हालांकि जो सही डिफिनेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है फोर्स इज एन इफोर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स किसी भी बॉडी पे लगने वाला वो बल होता है, इफोर्ट होता है, जो कि पुश या पुल के फॉर्म में लगता है। ध्यान रखिएगा, पुश या पुल फोर्स नहीं होता है। पुश या पुल किसी चीज को खींचना या धक्का देना एक मेथड होता है ताकि हम उसके थ्रू फोर्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, जिसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये आइजैक न्यूटन के नेम पे पड़ा है। किसी भी साइंटिस्ट के नेम पे जो यूनिट होता है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। बात करें फोर्स लगने के लिए, तो फोर्स लगने के लिए दो क्राइटेरिया होता है। सबसे पहला, कम से कम दो बॉडी होना चाहिए, और दूसरा जो क्राइटेरिया होता है कि वो दोनों बॉडी क्या होना चाहिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहिए। अब वो इंटरेक्शन डायरेक्टली यानी कि फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, या इनडायरेक्टली जैसे कि फील्ड फोर्स लगता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स लगता है। जैसे अगर हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं तो उसको पुश करना बोलते हैं, और किसी चीज को खींच रहे हैं अपने तरफ उसको पुल करना बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए फोर्स लगने के लिए कम से कम, और दोनों बॉडी क्या होना चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करना चाहिए एक दूसरे से, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो व्हाट कैन अ फोर्स डू, एक फोर्स क्या क्या चीज कर सकता है। तो सबसे पहले अ फोर्स कैन मूव फ्रॉम रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है या मोशन से रेस्ट में ला सकता है। मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है, चल रहा है, तो उसको आप फोर्स लगा के उसको रेस्ट में ला सकते हैं, या फिर अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो आप उसको मोशन में ला सकते हैं। जैसे फुटबॉल रुका हुआ है, आप उसको एक बार किक कर दिए, वो चलने लगा। अगर उधर से बॉल आ रहा है, आप उसको कैच कर लिए, तो क्या हुआ, आप उसको रोक दिए, यानी कि उसका मोशन स्टॉप कर दिए। नेक्स्ट बात करें, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आपको शायद याद होगा, जब आपका छोटा भाई या बड़ा भाई या बहन अगर कोई साइकिल चलाता था और आपको चाहिए होता था, आप पीछे से खींचने लगते थे। उस समय क्या होता था, उसका जो स्पीड होता था वो स्पीड कम हो जाता था। यानी फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर सकता है। या फिर कभी अगर चढ़ाई होता है तो वहां पे आप धक्का देते हैं उतर के साइकिल से, वो क्या करता है, उसका जो स्पीड था उसको चेंज कर देता है। नेक्स्ट बात करें, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। अगर मान लीजिए बॉल उधर से आ रहा है, क्या करेगा बैट्समैन, उसको ऐसे मारेगा और बॉल इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी क्या कर रहा है, वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है फोर्स लगा के। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए एक बैलून है, अगर आप उसको कभी भी प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका शेप और साइज चेंज होगा। ऐसा नहीं सिर्फ बैलून का, कोई भी चीज का शेप और साइज आप चेंज कर सकते हैं अगर वो, देखिए दो तरह का बॉडी होता है, एक होता है प्लास्टिक और दूसरा होता है इलास्टिक। मैं यहाँ पे प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक नहीं, पॉलीथीन का बात नहीं कर रहा हूँ। प्लास्टिक मतलब जो कि एकदम रिगिड होता है और हार्ड होता है, और इलास्टिक मतलब जो सॉफ्ट होता है, जैसे कि रबर बैंड जो होता है वो सॉफ्ट होता है, जिसको स्ट्रेच किया जा सकता है। तो अगर स्ट्रेचेबल होगा, इलास्टिक होगा, तो आप उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक होगा तो आप उसके पूरे शेप को ही डिफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंटर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है कि उस पर फोर्स कोई भी नहीं लग रहा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऐसा आपको नहीं सोच लेना है कि नहीं इस पे तो फोर्स लग ही नहीं रहा होगा। नहीं, अभी भी इसको अर्थ नीचे खींच रहा है ना, ग्रेविटी लग रहा है, और भी बहुत सारा फोर्स होता है। नेक्स्ट बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कांटेक्ट। पहला कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। वैसा फोर्स जो फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद लगता है उसको बुलाता है कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि मस्कुलर फोर्स जो हमारे मसल के द्वारा लगता है, अगर हम हाथ से किसी चीज को खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, यानी कि हमारा हाथ यानी मसल का जरूरत पड़ रहा है, और उस समय वो मस्कुलर फोर्स होता है। और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में जादू है कि कोई चीज यहाँ रखा हुआ है और हम यहाँ से हाथ से ऐसे उसको इशारा दे और वो चला है, नहीं।
हमको जाके उसको खींचना पड़ता है फिजिकली, उसको बुलाता है फिजिकल कांटेक्ट। और नेक्स्ट बात करें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी है, इसके ऊपर एक बॉडी चाह रहा है स्लाइड करना, तो उस समय क्या होगा, दोनों बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होगा और उस समय वो उसको रोकेगा फिसलने से, जिसको बुलाता है कॉन्टैक्ट फोर्स, सॉरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट बात करें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वैसा फोर्स जिसके दो बॉडी अगर दूर भी रखा हुआ है, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं भी है तभी भी लग जाता है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स। अगर एक मैग्नेट यहाँ है और दूसरा मैग्नेट यहाँ है, फिर भी क्या करता है, ये अट्रैक्ट कर सकता है, इसको बुलाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो कि अगर एक चार्ज बॉडी यहाँ है, दूसरा चार्ज बॉडी यहाँ है, मान लीजिए प्लस वाला है माइनस वाला है, तो क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि चार्ज अपोजिट है, इसको बुलाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारा अर्थ क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स। एक चीज ध्यान रखिए, कांटेक्ट का मतलब टच होता है, टच का जरूरत होता है, और नॉन कांटेक्ट मतलब इनविजिबल मैजिक होता है, जहाँ पे टच का जरूरत नहीं होता है फिर भी वो फोर्स लग जाता है। एक एक करके बात करें, मस्कुलर फोर्स जो कांटेक्ट फोर्स था, इसमें क्या होना चाहिए, मसल का जरूरत होता है। नेक्स्ट बात करें तो मसल या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर इलोंगेट होगा, मतलब अगर हम मसल से खींच रहे हैं तो हमारा मसल या तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, सिकुड़ रहा होगा, या फिर इलोंगेट हो रहा होगा, ताकि वो फोर्स लग सके। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन बींग लगा सकता है, एनिमल लगा सकता है, बर्ड, इंसेक्ट, जो भी होता है ना लिविंग बींग, वो अपने मसल का यूज कर सकता है मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए। अगर हम बात करें तो मस्कुलर फोर्स इज नॉट जस्ट लिफ्टिंग, इट हेल्प अस। देखिए हमें मसल कहाँ कहाँ यूज होता है, तो फूड को अगर चबाना है उसमें भी मस्कुलर फोर्स क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारे जौ को हेल्प करता है, यहाँ से अगर जबड़ा जो रहता है उसको चलाने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर एलिमेंट्री कैनल, हम जो खाना खाते हैं यहाँ से फूड पाइप के थ्रू नीचे जाता है, उसमें भी मस्कुलर फोर्स हेल्प करता है। अगर हार्ट का मसल है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है, तो उसमें भी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है कौन, हार्ट का मसल, कार्डियक मसल, वो भी मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि वैसा फोर्स जो किसी चीज को, जैसे मान लीजिए इस टेबल पे ये बॉक्स रखा हुआ है, अगर हम चाह रहे हैं इसको धक्का देना, तो ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई ना कोई चीज उसको रोक के रखा हुआ है, और वो होता है कौन सा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और वो कैसे लगता है, तो किसी भी बॉडी के जिधर हम फोर्स लगाते हैं ना, अगर हम इधर लगा रहे हैं तो इसको अपोजिट में वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, ध्यान रखिएगा इसको। और ये चाहता है बॉडी को रोके, इट ऑलवेज अपोज द मोशन, हमेशा मोशन को रोकता है, अपोज करता है। ध्यान रखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए अगर इसके सरफेस, सबसे नीचे वाले सरफेस को अगर हम जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो जो बॉक्स था ना, उसका नीचे वाला सरफेस कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ था। और जो टेबल का सरफेस कितना भी स्मूथ होगा, फिर भी अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसे था। और दोनों क्या हो रहा था, एक दूसरे में इंटरलॉक होने के कारण वो उसको रोक रहा था आगे फिसलने से। देखिए जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा, उतना ज्यादा चीजों को रोकेगा, और उतना ज्यादा हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। देखिए जो लगता है ना ये फ्रिक्शन फोर्स, वो सॉलिड पे भी लगता है, लिक्विड पे भी लगता है, और गैस पे भी लगता है, वाटर, सब, हर एक लिक्विड पे लगता है, हर एक मीडियम पे लगता है। ध्यान रखिएगा, ये कांटेक्ट फोर्स होता है, मतलब इसमें दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में होना चाहिए तभी फ्रिक्शन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट बात करें मैग्नेटिक फोर्स का, तो मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। अगर एक मैग्नेट ऊपर रखा हुआ है, एक मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे को अपोज या फिर रिपेल या फिर अट्रैक्ट कर सकता है। मैग्नेट के द्वारा लगता है, एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट या किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। जैसे अगर एक मैग्नेट है तो आयरन को भी अट्रैक्ट कर सकता है, आयरन मैग्नेट नहीं होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ध्यान रखिएगा कुछ दूर से ही लग जाता है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स का एक और नाम होता है, इसको बुलाता है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्यों बोला जाता है, इसका एक कारण है कि हर एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक एरिया अपना लेके रखता है। उस एरिया में अगर दूसरा कोई भी मैग्नेट आप लेके आ रहे हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, इसीलिए इसको बुलाता है फील्ड फोर्स, मतलब इसका एक फील्ड, एक एरिया होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक पोल रिपेल करता है, मतलब अवे दूर भेजता है, और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर ये एक मैग्नेट है यहाँ से, और ये एक दूसरा मैग्नेट है, अगर इसका नॉर्थ इधर है और इसका साउथ इधर है, तो नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, खींचेगा दोनों एक दूसरे की तरफ। लेकिन अगर वहीं एक मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ है, और इस मैग्नेट का भी यहाँ से नॉर्थ है, तो ये दूसरे को क्या करेगा, बाहर भेजेगा, दोनों दूसरे से दूर जाना चाहेगा। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है।
किसके द्वारा लगता है? तो चार्ज बॉडी के द्वारा लगता है। चार्ज बॉडी का मतलब जिस पे कुछ चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव। कैसे आता है चार्ज? तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, वो स्टैटिक चार्ज, जैसे मान लीजिए अगर कोई बैलून है, अगर इसको किसी सिल्क क्लॉथ में ऐसे रब कर रहे हैं, तो क्या होगा? इस पे कुछ चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कौन सा चार्ज आएगा। और हमेशा वही चार्ज आता है किसी दो पार्टिकुलर सेट ऑफ बॉडी के लिए। ध्यान रखिएगा, दो टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। सिमिलर चार्ज, एक जैसा चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? दूर भेजेगा। और एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो ये दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब किसी का क्वेश्चन आ सकता है, सर अगर पॉजिटिव और निगेटिव आ जाए तो? बात वही है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम पॉइंटर। इफ अ चार्ज स्ट्रॉ अट्रैक्ट्स अनचार्ज पेपर। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक चार्ज बॉडी है, तो वो किसी चार्ज बॉडी, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, और एक ऐसा बॉडी है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्या करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव ये रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा, इसको दूर भेजना चाहेगा। अगर निगेटिव है तो उसको क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई अनचार्ज बॉडी है, तो इसको क्या करता है? अनचार्ज बॉडी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर यहाँ निगेटिव होता ना, तो भी ये अनचार्ज बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स, वही फोर्स जो अर्थ अपने जो भी ऑब्जेक्ट होता है इसके सरफेस पे या उससे ऊपर भी, उसको लगाता है। ध्यान रखिएगा, अर्थ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को अपने तरफ, यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम ग्रेविटी नाम देते हैं। ठीक है। ये हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जैसे आप मैग्नेट में देख रहे थे, दूर भी भेज रहा था, पास भी खींच रहा था, लेकिन ये जो होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, चीजों को अपने तरफ खींचेगा। और हमेशा एवरीथिंग, मतलब अगर मान लीजिए एक टेबल रखा हुआ है ना, दूसरा टेबल रखा हुआ है, उसके बीच में भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहा है। अब वो क्यों नहीं आ रहा है, उसका जवाब आपको क्लास 9 में मिल जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए ये इसको खींच रहा है, तो इसके बगल में क्यों नहीं आ जा रहा है, इसका जवाब आपको क्लास 9 में मिलेगा, क्योंकि वो फोर्स उतना स्ट्रोंग नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अर्थ के द्वारा जो लगता है, अर्थ के द्वारा लगने वाला जो फोर्स होता है, उसी का नाम स्पेशल ग्रेविटी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब दुनिया में दो बॉडी के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन अर्थ के द्वारा लगाए जाने वाला अट्रैक्टिव फोर्स का नाम ग्रेविटी हो जाता है, स्पेशल है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज एट द टॉप बट ग्रेविटी ऑलवेज पुल्स स्ट्रेट डाउन। भले ही देखिए, ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकेंगे यहाँ से, तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे जाके ऐसे गिर रहा है, लेकिन ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही खींचेगा। ऐसा नहीं कि इधर खींचना, नहीं, वो हमेशा नीचे ही खींचेगा। एक माइनर सा डिफरेंस है मास और वेट में, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मास होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, वो कितना एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ है। लेकिन वेट क्या होता है? वेट होता है कि अर्थ उसको कितना जोर से, कितना फोर्स से नीचे खींच रहा है, वो होता है वेट। वेट एक तरह का फोर्स होता है। मास को ग्राम में या केजी में मेजर करते हैं, वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक फोर्स होता है। देखिए, जो मास होता है ना, उसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है पूरे दुनिया में, और मास को तराजू से तौलते हैं। वेट जो होता है ना, वेट चेंज होता है। जहाँ पे वहां का जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मून पे जाएंगे तो मून का ग्रेविटी कितना होता है? 1/6 होता है अर्थ की ग्रेविटी से। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन, या मान लीजिए 60 न्यूटन, तो अगर हम उसको लेके जाएंगे मून पे, तो उसका जो वेट आ जाएगा वो 60 का 1/6 यानी कि 10 न्यूटन आएगा। लेकिन अगर उसका वेट यहाँ पे था 1 kg, तो मून पे भी जाके उसका वेट हो जाएगा 1 kg ही होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक ट्रिक है छोटा सा, इफ यू ट्रेवल टू द मून, अगर आप मून पे ट्रेवल करेंगे तो आपका मास क्या होगा? आपका मास आपके साथ जाएगा, क्योंकि आपके मास क्या होता है? आपके अंदर का एटम मॉलिक्यूल जो भी कहिए। लेकिन आपका वेट क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, मतलब कम हो जाता है। फोर्स को मेजर करने के लिए, फोर्स को मेजर करने के लिए या फिर वेट को बोलिए मेजर करने के लिए, स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है। मास को मेजर करने के लिए तराजू होता है, और वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस, ये जो ऐसा होता है, इसको मेजर किया था इससे। ध्यान रखिएगा, ये फोर्स को मेजर करता है। और जितना ज्यादा ये नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा, जितना नीचे आएगा, वो उतना ज्यादा रीडिंग दिखाएगा।
इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक चीज देखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बिग मार्क्स, यहाँ पे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, इस दोनों के बीच में इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे यहाँ शुरू है ना 0 और यहाँ पे 1, मतलब ये 1 न्यूटन है, ठीक है, ये 0 न्यूटन है, ये 0 न्यूटन है। लेकिन अगर बीच में यहाँ पे आएगा तो इसको 0.1 न्यूटन बोलेंगे, इसको 0.2 न्यूटन, इसको 0.3, 4, 5 ऐसे करके आता है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन बीच में 5 होता है, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5 टोटल, ठीक है। हर एक वैल्यू 0.2 न्यूटन के बराबर होता है। ऑलवेज चेक योर स्पेसिफिक स्केल। अब एक चीज है और वो लास्ट चीज है बायोंसी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। कोई भी बॉडी तैरता या डूबता कैसे है, तो ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखते हैं, किसी भी लिक्विड में रखते हैं तो क्या करता है, उस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है वो लिक्विड, जिसको अपथ्रस्ट बुलाया जाता है या फिर बायोंट फोर्स बुलाया जाता है। वो स्पेशल इस लिक्विड का ही प्रॉपर्टी होता है। हर लिक्विड का अलग अलग फोर्स लगता है, लेकिन लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है कि उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इसको अपथ्रस्ट या बायोंट फोर्स बोला जाता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता या डूबता है अगर, तो वो क्या होता है, वो ग्रेविटी के कारण और अपथ्रस्ट के बीच में जो फोर्स कोलिजन होता है, टग ऑफ वार होता है उसके बीच में। जैसे देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट है तो इसको ऊपर की तरफ कौन धक्का दे रहा है, ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है बायोंट फोर्स, इसको एफ बी ऐसे लिखा था, फोर्स ऑफ बायोंसी। और इसको नीचे कौन खींच रहा है, क्योंकि अर्थ पे है तो अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। अब अगर ज्यादा तेजी से अर्थ नीचे खींच लेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो ये नीचे आ जाएगा। अगर बायोंट फोर्स ज्यादा होगा तो इसको ऊपर भेज देगा, फ्लोट करवाएगा, सिंपल। आर्किमेडीज प्रिंसिपल एक छोटा सा ये चीज होता है। आर्किमेडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर ग्रेविटी ज्यादा है और बायोंट फोर्स कम है तो ग्रेविटी ज्यादा होगा क्या करेगा, नीचे खींच लेगा तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अगर ग्रेविटी और बायोंट फोर्स दोनों बराबर है तो वो ऑब्जेक्ट तैरेगा, लेकिन वो पानी के बीच में रहेगा यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए वो ज्यादा है, मतलब ग्रेविटी जो है वो कम है और बायोंट फोर्स ज्यादा है, इस केस में क्या होगा, बायोंट फोर्स उसको ऊपर लेके जाएगा और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके तैरेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चैप्टर का एक रैपिड रिवीजन है। एसआई यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है। दो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है फोर्स लगने के लिए और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। कॉन्टैक्ट फोर्स का बात करें तो दो ऑब्जेक्ट टच में होना चाहिए, जैसे मस्कुलर फोर्स जो हमारा बॉडी लगाता है, फ्रिक्शन फोर्स जो क्या करता है, चीजों को एक दूसरे से रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। नेक्स्ट बात करें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इसमें पोल्स होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट में, और वो क्या होता है, फील्ड फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के द्वारा लगाया जाता है, चार्ज बॉडी के द्वारा, चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अर्थ जो खींचता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया का खींचता है उसको ग्रेविटेशनल बुलाता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का स्पेशल नाम होता है ग्रेविटी। ध्यान रखिएगा। वेट एक तरह का फोर्स होता है, लेकिन मास क्या होता है, मास किसी चीज का मैटर होता है। वेट को न्यूटन में और मास को केजी में मेजर किया जाता है। तो ये हमारा पूरा वीडियो था। अगर आपको और भी चाहिए वीडियो रिवीजन का तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको बाकी चैप्टर का भी मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा कमेंट जरूर करिएगा, उसके बारे में देखेंगे, अगर ऐसा होगा वीडियो बन जाएगा उसमें।